आप फरमाइएगा, अब ये आज एक अपनी तरफ से एक इंकशाफ हुआ, अदालत को बुलाना चाहिए, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक डिवीज़न के कमिश्नर ने कहा, रावलपिंडी डिवीज़न है, मुतअद्दिद अजला हैं उनके नीचे, वो कह रहे हैं जी कोई हमने इतने सीटों को हमने तब्दील किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि जी कमिश्नर का तो इंतखाबी मामलात से ताल्लुक ही नहीं है। DRO डिप्टी कमिश्नर होता है, ROs उनके नीचे होते हैं, कमिश्नर का काम नहीं है इंतखाबात से कोई रिलेटेड। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस का बयान भी आया, वीडियो बयान, उन्होंने कहा भाई इल्ज़ामात लगाए हैं तो उन्हें इल्ज़ामात के साथ कुछ शवाहिद भी दे देते, आप सिर्फ इल्ज़ामात लगे हैं, आप भी एहतजाज करें। यानी JUIF एहतजाज कर रही है, हम आवाज़ हैं आप तहरीक इंसाफ के साथ, बावजूद इस बात के कि आपका सारा जो धांधली का मुकदमा है उसमें सबसे ज़्यादा जो आप अफेक्ट हुए हैं, अगर वो धांधली हुई है तो वो तहरीक इंसाफ के हक़ में हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना साहब की नशिस्त के ऊपर उनका इल्ज़ाम है। अब सवाल ये है कि आपके नज़दीक क्या कमिश्नर साहब के इन इल्ज़ामात को ऐसे ही ले लेना चाहिए कि इंतखाब का ये एक मिसाल बन गई कि इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, या आपको लगता है कि नहीं, बग़ैर तफ्तीश के इन इल्ज़ामात का कोई सर पैर नहीं है? सुमरो साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। और एक सवाल में आपने इतनी सारी बातें और सवालात कर दिए कि उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए जिसके मैं जवाबात भेज सकूं। मैं इख्तिसार की दरखास्त करूंगा आपसे। आपने सवालात इतने ज्यादा कर दिए हैं। गुजारिश ये है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला काम ये करे, आज ऐलान कर दे कि वो ROs और DROs जो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह बयानात देना चाहते हैं वो आए, बयानात दें, उनके जान माल इज्जत आबरू के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और उनको किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट आज उनको अपनी जिंदगी की जमानत दे दे। मैं दावे से कहता हूं कि इस तरह के आपको कोई 100 से ज्यादा ROs DROs इस बयान में हल्की के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे जिनके ज़मीर उनको मलामत कर रहे हैं। ठीक, जहां तक बात है सबूतों की, हम जो पिछले 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, हाईवेज बंद हैं, सिंध पंजाब बॉर्डर बंद है, कल लाखों का इज्तिमा हैदराबाद में था। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतनी हिम्मत फरमाएंगे कि मुझे बुला लें? हमारी तो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर जब उनको हमने इलेक्शन कमीशन में चले गए इस्लामाबाद में, वहां दरखास्त दी है, वहां हमारी दरखास्त उन्होंने रद्दी टोकरी में फेंक दी और उसको मुस्तरद कर दिया। तो आप कमिश्नर कराची को कहते हैं कि सबूत दे दें। हम जब आपके पास खुद आ रहे हैं और आप हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बुलाएं, मैं लाड़काना के आपको सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। शिकारपुर NA-193 के सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। NA-191 NA-192 कश्मीर और शिकारपुर और घोटकी और उबावड़ों के मैं सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई है, जो मेरे मोबाइल में मेरे पास मौजूद है। मुझे बुलाएं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। कमिश्नर रावलपिंडी की तरह मुतअद्दिद लोग हैं जो मैदान में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जान से डर रहे हैं। अपने बच्चों के जान से डर रहे हैं। उनके तहफ्फुज़ को आप यकीनी बनाएं। इस तरह के बहुत सारे बयानात आएंगे। बाकी जहां तक आपने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट, मौलाना साहब जीत चुके हैं, मौलाना साहब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की नहीं, पूरे मुल्क की है। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना साहब तो आराम से घर में बैठे हुए हैं। 2 दिन से मीडिया पे बहस यही है, हालांकि वजीर आजम बन रहे हैं, वज़ीर आला बन रहे हैं, कहीं आपको ये खबर नजर नहीं आ रही होगी। 2 दिन से मौलाना साहब मेरा इस्तदलाल सिर्फ इस हद तक था कि जो सीट खैबर पख्तूनख्वा की है DI खान की, मैं उसके हवाले से कहा था, पशीन से तो यकीनी तौर पर जीत गए। देखें, पिछली मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में नहीं थे, फिर क्या हुआ? मौलाना साहब की इज्जत कम हो गई, हैसियत कम हो गई, कदकाठ कम हो गया। नहीं, लेकिन आपको लगता है, मुझे जवाब पूरा करने दें, मुझे जवाब पूरा करने दें 1 सेकंड में। मौलाना फजलुर रहमान अपने जात की जंग नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अवामी मैंडेट की जंग लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं, जमीयत उलमा समझती है, मौलाना साहब समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 70 साल के पिछले इंतखाबात को। अच्छा, बट सुमर साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आपको क्या आप ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब
कह रहे हैं कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं। क्या मौलाना साहब की DI खान की सीट जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में लड़ी है, क्या उस सीट पर अली अमीन गंडापुर के हक में धांधली हुई है या नहीं हुई है? वो अपने जोर पर जीते, अपने वोटों से जीते, इस पर फरमा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2018 में एक लाडला था, इस इलेक्शन में 4 लाडले बनाए गए। एक लाडला उनसे नहीं संभला, अब 4 खुदा जाने के वो कैसे संभालेंगे। एक कराची में लाडला बनाया गया, एक अंदरून सिंध में बनाया गया, एक आपको पंजाब में एतराज बनाया है गया और कि खैबर मतलब पख्तूनख्वा में अली बनाया अमीन गया। गंडापुर मौलाना साहब के साथ मतलब जो मुकाबला था वो धांधली से भरा हुआ, धांधली करके जीते अली अमीन गंडापुर 2024 के इंतखाब में। आप अली अमीन गंडापुर पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि हजूर वाला मौलाना साहब उनके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे थे ना। क्या है मौलाना साहब के सामने? हजूर इलेक्शन से लेकर मौलाना वो हैसियत को छोड़ दे, इंतखाबात तो लोग लड़ते ही है ना राशिद भाई, इंतखाब तो लड़ा ना मौलाना साहब ने। मुल्क की बात करें ना, आप एक हल्के की क्यों नहीं, बात मैं कर हल्के रहे की हैं? इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं धांधली हुई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिन हलकों में धांधली हुई उनमें से बहुत से हलके ऐसे हैं जहां तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, तो मुझे ये फरमा दीजिए क्या उनके हक में भी धांधली हुई या नहीं हुई? हमें शिकायत न तहरीक इंसाफ से है इस मामले में, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, न MQM से है, न मुस्लिम लीग नून से है। हमें इस हवाले से शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, सुप्रीम कोर्ट से है और एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट से भी है। खुर्रम साहब, आपने भी इंतखाब लड़ा, आप जीतते रहे मुतअद्दिद दफ़ा, पहले भी 2018 में भी आपने जीता, इस दफ़ा शिकस्त हुई। एक कमिश्नर साहब आते हैं, वो कह देते हैं जी कि मैंने इतने हलकों के नतायज तब्दील कराए और मैंने धांधली कर दी है। सुमरो साहब फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग तैयार हैं, सिर्फ अपनी जान की अमान चाहते हैं। अहमद अवैस साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स करवानी चाहिए, खुद ना बैठे वो, लेकिन इसके शवाहिद सामने लाने चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर? मुनीफ साहब, मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि ये अब पिछले कोई 10 साल से जो मेला इल्ज़ामा पाकिस्तान में शुरू हो गया है, एक दुश्मनाम का मेला है, वो बंद होना चाहिए। हम शुरू हुए हैं, आपको याद होगा 35 पंक्चर से, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर से, फिर इस दफ़ा हमने जो हैं वो नकली और जाली फॉर्म 45 भी देखे हैं, उससे पहले हमने साइफर भी देखा है, अभी यूरोपियन यूनियन का लेटर जो है वो फेक निकला है, और ये सारी चीज़ें एक ही जगह से आ रही हैं। तो आज की भी जो इल्ज़ामात हैं, जो उन साहब ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक 18 दिन पहले जो हैं वो लगा दिए हैं, और ये बात तो कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक ऐसा शख्स जिसका जो चेन ऑफ कमांड है इंतखाबात करवाने में, उसका कोई रोल नहीं था उसके अंदर, तो लिहाजा उन्होंने एक बात की है। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अगर हर इल्ज़ाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए और उसकी तहकीकात शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो और कोई काम नहीं कर सकता सवाई ये। तो लिहाजा इन साहब के ऊपर जब तक ये आज खुद आकर अदालत में सबूत जमा ना करवाएं, चाहे किसी भी सूरत में हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम जो है वो फिशिंग शुरू कर देते हैं, यानी मछली दरिया में डालते हैं जाल के, शायद कोई मछली फंस जाए सबूत की। भाई, जिसने इल्जाम लगाया है, इतना संजीदा इल्जाम लगाया है, उनको चाहिए कि वो इसके सबूत लेकर अदालत में खुद आए, बजाय ये कि अदालत उन्हें बुलाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया 2013 में जनाब अफजल खान साहब भी ऐसे इल्जामात लगा चुके। उन्होंने उस वक्त के बहुत ही ऑनरेबल मरहूम फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऊपर गलत इल्जामात लगाए। और अगर मैं आपके नाजरीन को याद करा सकूं, जब अफजल खान को अदालत में बुलाया गया तो वो कटहरे में खड़े बेहोश हो गए, और उसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफी मांगी, और उसके बाद वो सारा जो जंजाल उनके इल्जामात से खुला था वो बंद हो गया। तो लिहाजा यहां भी जो संजीदगी है इस सारे इशू की, और उन्होंने खुद अपनी ज़हनी हालत का भी हमारे सामने रख दिया है, तो ये इशू संजीदा जरूर है, लेकिन जब तक ये सबूत लेकर खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, इनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कह देना कि जी उन्होंने ये काम किया, तो फिर अपनी मीडिया की अदालत तो अदालत नहीं है ना। नहीं, बट खुर्रम साहब, ये भी तो एक इशू है ना कि उन्होंने इल्जाम चले लगा दिया, ये दुरुस्त आपने कहा, सब हर कोई कह रहा है कि सबूत आए, लेकिन मसला ये है कि
यहाँ इल्ज़ामात उन पर अब लग रहे हैं। कोई कहता है जी वो किसी के फ्रंटमैन हैं, कोई ये कह रहा है कि जी उनके फलाने के साथ ताल्लुकात हैं, उनको पैसे आए हैं, ये हो गया वो हो गया। बाकायदा तौर पर जी उनकी किरदार कुशी भी की जा रही है, बड़ी ज़ाती नौयत के इल्ज़ामात भी उन पर लगाए जा रहे हैं, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर किया गया है। ये बात कि किसी की साहबजादी किस दौर में कहाँ मुलाजमत कर रही थी, किसी का घर किस जगह पर है, किसी का ताल्लुक रिश्तेदारी किसके साथ है, किसी के बेटे की शादी कहाँ पर हुई है, ये इल्ज़ामात क्या उस तासुर को ज़ाहिल कर सकते हैं जो कि आज उन्होंने क्रिएट किया? वो सच्चा है झूठा है मुझे नहीं पता, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैंने नहीं सबूत देखे, लेकिन जो ये इस तरह का काम है ये भी कुछ दुरुस्त है? इल्ज़ामात लगाने की जगह इसलिए बनी है मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि इनको चाहिए था कि ये या तो फिर आप भी वकील हैं, वो क्या दफ़ा 64 का जो बयान है जाके मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर देते और अपना जो इकबाली बयान है एक स्टैम्प पेपर पे दस्तखत के जरिए अदालत में दाखिल कर देते कि जी मेरी ये शहादत है जो मैं देना चाहता हूँ। ठीक, सिर्फ मीडिया की अदालत में एक दुश्नाम कर देना, इल्जाम लगा देना जिसका कोई सर पैर नहीं है, लिहाजा यहां हम बार बार इस गड़े में गिरते हैं, हम 35 पगजर के गड़े में गिरते हैं, हम साइफर के गड़े में गिरते हैं, हम जनाब यूरोपियन यूनियन के लेटर के गड़े में गिरते हैं, और वो बात जो है वो झूठी साबित होती है और एक ही सोर्स से सारा झूठ आ रहा है। यहां मुनीफ साहब एक बात मुझे बड़ी संजीदा करनी है, इन इल्जामात की जो सेहत है उससे कता नजर ये वाजे है कि पाकिस्तान में अब अनारकी और फाशिज्म की जो कुव्वतें हैं वो मुल्क को डीरेल कर रही हैं, मुल्क का जो इस्तेहकाम है उसको मजीद गैर इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रही हैं, जिसकी वजह से हम सबको बहुत तशवीश होनी चाहिए। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वक्त कम था, मौका